गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल IQ। एंड फ्रेंड्स, अभी हम सॉइल मैकेनिक्स के 101 से लेके 110 तक के क्वेश्चन देखेंगे। और फ्रेंड्स, अभी हमारे 3 सब्जेक्ट पैरेलल चल रहे हैं, तो आप मेरे यूट्यूब में मैंने हमारी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, सो आप देख भी सकते हैं। FM यानी कि फ्लूइड मैकेनिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग एंड वाटर रिसोर्स, एंड उसके बाद हमारा सॉइल मैकेनिक्स का तीनों के तीनों पैरेलल सब्जेक्ट चल रहे हैं। तो आपको 3 सब्जेक्ट साथ में आपका सॉल्यूशन हो रहा है गुप्ता एंड गुप्ता बुक के। और गुप्ता एंड गुप्ता बुक में फ्रेंड्स, अगर इसका आपने पूरा सॉल्यूशन देख लेते हो तो आपके इसमें आपको दूसरे क्वेश्चन अगर उसके रेफरेंस में से भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि आपका अगर आपने ये क्वेश्चन देखे और अच्छे से सॉल्व किए तो आपको दूसरी दिक्कत नहीं होगी। तो लेट्स स्टार्ट 101 क्वेश्चन नंबर। इन अ कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट on a normally consolidated clay, the volume of the soil sample during a shear। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कितने टाइप के टेस्ट होते हैं? तो सबसे पहले अनड्रेन अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, उसके बाद कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट, उसके बाद कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट। ये 3 टाइप के टेस्ट रहते हैं। इसमें फ्रेंड्स अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट रहता है, उसे क्विक टेस्ट भी कहा जाता है, क्यू टेस्ट कहा जाता है, क्योंकि वो क्विक होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें अनकंसोलिडेशन होता है और अनड्रेन रहता है, दोनों की, इसके कारण ये क्विक रहता है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में आते हैं तो क्या होता है? कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट, दैट मीन्स कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट यानी कि CD टेस्ट है। अब CD टेस्ट में क्या होता है? नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले होती है, द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सैंपल ड्यूरिंग शियर, वॉल्यूम सॉइल सैंपल के वॉल्यूम के दौरान शियर क्या होता है? तो वॉल्यूम हमारा कम होता है। तो ए इज अ राइट आंसर, क्योंकि फ्रेंड्स जब भी हम कंसोलिडेशन करते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि वॉल्यूम हमारा कम होगा और हमारा वो वाटर हमारा रिमूव होगा, उसके कारण हमारा वॉल्यूम कम रहेगा। तो डी इज अ राइट आंसर। उसके बाद स्कैम्पटन स्पोर प्रेशर कोएफिशिएंट बी फॉर अ सैचुरेटेड सॉइल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्कैम्पटन पोर प्रेशर के 2 पैरामीटर रहते हैं, ए और बी। उसमें हमको बी यहाँ पे बी के लिए पूछा गया है कि उसके सैचुरेटेड के दौरान सॉइल का जो रहेगा वैल्यू वो कितनी रहेगी, कि तो 1 रहेगी या 0 रहेगी। तो फ्रेंड्स, 1 किसके लिए रहती है? वेट होती है तब 1 रहती है, और 0 जब ड्राई रहती है तब 0 रहती है। यहाँ पे हमको क्या पूछा गया है कि वेट के लिए कितनी रहेगी। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने पूरा लिखा है कि इसका इक्वेशन, पहले तो स्कैम्पटन पोर प्रेशर का इक्वेशन U इज इक्वल टू बी इंटू काउंस डेल्टा सिग्मा 3 प्लस ए इंटू काउंस इन पैराग्राफ। इसको फ्रेंड्स मैं गुजराती में बोलता हूँ काउंस, पर आप समझ लेना क्योंकि अभी मुझे याद नहीं आ रहा। तो डेल्टा सिग्मा 1 माइनस डेल्टा सिग्मा 3। अब क्या है, बी और ए दोनों स्कैम्पटन पोर प्रेशर के पैरामीटर से, ये आप देख सकते हैं, बी और ए दोनों स्कैम्पटन पोर प्रेशर के पैरामीटर है। अब पैरामीटर में क्या है? पैरामीटर बी इज अ फंक्शन ऑफ द डिग्री ऑफ सैचुरेशन। बी है, ये फंक्शन है डिग्री ऑफ सैचुरेशन के लिए। अब क्या होता है कि उसकी वैल्यू 1 तब आती है जब सैचुरेटेड सॉइल होती है, और इसकी वैल्यू 0 तब आती है जब ड्राई सॉइल होती है। अब क्या है? पैरामीटर ए इज अ वॉरिस विथ द कवर कंसोलिडेशन रेशियो ऑफ द सॉइल। ओके, तो यहाँ पे हमको आंसर मिल जाएगा कि वेट सैचुरेशन के लिए 1 और ड्राई के लिए 0। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है स्कैम्पटन पोर प्रेशर के लिए कोएफिशिएंट बी सैचुरेटेड सॉइल इज अ 1। ओके, देन नेक्स्ट, shear strength of soil unique function of। तो shear strength of soil unique function of क्या होता है? इफेक्टिव स्ट्रेस ओनली, टोटल स्ट्रेस ओनली, बोथ इफेक्टिव स्ट्रेस एंड टोटल स्ट्रेस, देन नन ऑफ अबव। तो क्या है फ्रेंड्स, shear strength के लिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि पहले तो टोटल स्ट्रेस सिग्मा इफेक्टिव स्ट्रेस क्या है? तो इफेक्टिव स्ट्रेस इज अ टोटल स्ट्रेस माइनस म्यू। ओके, इट इज अ इफेक्टिव स्ट्रेस। अब शियर स्ट्रेंथ हमारी
यूनिक किसका यूनिक फंक्शन है, तो शियर स्ट्रेंथ हमारा फ्रेंड्स टोटल प्रेशर का कब नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल प्रेशर तो क्या है कि यहाँ पे पोर वेटर प्रेशर जब रिमूव हो जाएगा तो वो उसका यूनिक फंक्शन तो नहीं रहेगा। अब क्या बचा कि इफेक्टिव स्ट्रेस, तो इफेक्टिव स्ट्रेस पे का तो शियर स्ट्रेंथ उसका यूनिक फंक्शन रह सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है हमारा हमारे सॉलिड सॉलिड थिंग्स पे डिपेंड करता है, जो यानी कि सॉलिड हमारा रहता है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि उसकी वैल्यू जो डिपेंड करती है वो किस पे डिपेंड करती है। तो हमारी जो शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू होती है ये इफेक्टिव स्ट्रेस पे ही डिपेंड करती है, क्योंकि बोथ पे तो डिपेंड नहीं करती, क्योंकि बोथ में तो हम आप देख सकते हैं कि हमारा इक्वेशन इस टाइप का है सिग्मा माइनस यू, तो अभी इफेक्टिव स्ट्रेस ये होता है और टोटल स्ट्रेस ये होता है, तो इन दोनों पे वो इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि ये दोनों पे इफेक्ट करेगी तो पोर वेटर प्रेशर की वैल्यू जब कम और ज़्यादा होगी तब इसको ये पूरा इफेक्टिव होगा, तो ये तीनों पे इफेक्ट करेगी। तो हमारा मतलब यहाँ पे इन सिंपल कहने का मतलब ये है कि इफेक्टिव स्ट्रेस ओनली आंसर हमारा आएगा। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि क्या है इसमें शियर स्ट्रेंथ होती है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इज यूनिक फंक्शन ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, यानी कि ये मैग्नीट्यूड का यूनिक फंक्शन है। और क्या होता है कि शियर स्ट्रेस दैट व्हाट इज शियर स्ट्रेस, दैट शियर स्ट्रेस दैट अ सॉइल कैन सस्टेन द शियर रेजिस्टेंस ऑफ द सॉइल इज अ रिजल्ट ऑफ फ्रिक्शन एंड इंटरलॉकिंग ऑफ सॉलिड पार्टिकल। ये रिजल्ट ऑफ फ्रिक्शन का है और ये इंटरलॉकिंग ऑफ सॉलिड पार्टिकल के लिए यूज होता है। अब इफेक्टिव स्ट्रेस इज प्रेशर टेकन बाय सॉलिड पार्टिकल। अब इफेक्टिव स्ट्रेस को ये प्रेशर कौन लेता है, तो सॉलिड जो पार्टिकल रहते हैं वो प्रेशर लेते हैं, इसलिए इफेक्टिव स्ट्रेस यहाँ पे हमारा आंसर आएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4, इन अ डिपोजिट अ नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले effective stress increase with the depth but water content of soil and undrained strength decrease with depth. Then effective stress and water content increase with the depth but undrained strength and decrease with depth. Then effective stress and undrained strength increase with depth but the water content decrease with depth. The effective stress and water content undrained strength decrease with depth. तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिंपल समझ लो कि नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले है। कंसोलिडेशन के दो स्टेज होते हैं। नॉर्मली कंसोलिडेशन को क्या कौन से स्टेज होते हैं, तो उसमें प्राइमरी होता है और सेकेंडरी होता है। अब प्राइमरी में क्या होता है कि इफेक्टिव स्ट्रेस और वाटर कंटेंट इंक्रीज होता है, उसके बाद फिर हमारा पानी हम वाटर कंटेंट होता है, फिर हमारा डिक्रीज होने का स्टार्ट होता है। नॉर्मली में क्या होता है वो दोनों ज़्यादा ही रहते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस भी ज़्यादा रहता है और वाटर कंटेंट भी ज़्यादा रहता है। कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि हमारा इक्वेशन ये है। ओके, इसमें क्या है कि हमारा यहाँ वाटर है ये इंक्रीज है, दैट मीन्स वाटर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो अल्टरनेटिव इसकी वैल्यू भी इंक्रीज ही होगी, क्योंकि टोटल स्ट्रेस में से वाटर प्रेशर हमारा रिमूव हो रहा है, तो इसकी वैल्यू भी इंक्रीज ही होगी। ओके, अब क्या होगा, बट डेप्थ अंडर स्ट्रेस इज डिक्रीज विथ डेप्थ, तो हमारी डेप्थ क्या होगी उसके साथ डिक्रीज होगी। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर बनता है बी, इफेक्टिव स्ट्रेस एंड वाटर कंटेंट इंक्रीज विथ डेप्थ बट अनड्रेन स्ट्रेंथ डिक्रीज विथ डेप्थ। ओके, तो राइट आंसर इज 104 का बी इज अ राइट आंसर। उसके बाद 105, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इफेक्टिव एंगल ऑफ शियर इन रेजिस्टेंस। ओके, इफेक्टिव एंगल शियर रेजिस्टेंस के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा बताइए। इनकरेक्ट फ्रेंड्स यहाँ पे बोला है इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट में क्या होगा, हमें फाइंड आउट पहले इंक्रीज एज द साइज ऑफ पार्टिकल इंक्रीज, देन इंक्रीज then increase as the soil gradation improve, then it's limited to maximum value of 45 and D is rarely more than 30
30 डिग्री फॉर द फाइन ग्रेनेड सॉइल। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, हमारी इनकरेक्ट है, इंक्रीज एज द साइज ऑफ पार्टिकल इंक्रीज। तो इफेक्टिव एंगल तो ये सही है कि इफेक्टिव एंगल जब सीरीज रेजिस्टेंस में इंक्रीज होता है तो साइज ऑफ पार्टिकल भी इंक्रीज होता है। उसके बाद इंक्रीज एज द सॉइल ग्रेडेशन इम्प्रूव। तो ये भी सही है फ्रेंड्स, सॉइल ग्रेडेशन के साथ ये इम्प्रूव भी होता है। इज लिमिटेड टू अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 45 डिग्री। तो ये फ्रेंड्स हम अभी साइड में रख रहे हैं। और उसके बाद इज रेयरली मोर देन 30 डिग्री फॉर अ फाइन ग्रेनेड सॉइल। तो ये सही है। तो फ्रेंड्स ये सही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये गलत है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर 105 क्वेश्चन नंबर के लिए। उसके बाद अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यानी कि CU टेस्ट। ओके, स्ट्रेंथ फॉर टेस्ट इज सॉरी तो अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ किसके लिए है? तो फ्रेंड्स ये किसके लिए है? अनड्रेन टेस्ट के लिए, ड्रेन टेस्ट के लिए, कंसोलिडेटेड अनड्रेन के लिए या कंसोलिडेटेड ड्रेन के लिए। तो ये फ्रेंड्स टेस्ट है अनड्रेन टेस्ट के लिए। अनकन्फाइंड ये यानी कि ये UU टेस्ट के बारे में बात की है। अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ फॉर टेस्ट इज अनड्रेन अनकन्फाइंड यानी कि UU टेस्ट हुआ। और UU टेस्ट सबसे क्विक टेस्ट रहता है क्योंकि इसमें अनकॉन्सोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट रहता है, यानी कि सॉइल भी अनकॉन्सोलिडेटेड रहती है, इसलिए हमें बहुत लंबी प्रोसेस में जाना नहीं पड़ता। यहाँ पे मैंने लिखा है कि UU टेस्ट का पर्पस क्या होता है। तो द पर्पस ऑफ दिस is to determinate the unconfined compressive strength of cohesive soil। cohesive soil के लिए unconfined compressive strength करनी है, हमें नापनी है। ओके, फिर we will measure this with the unconfined compressive test। हमें ये नापना है for unconfined compressive test which is an unconsolidated undrained test। इसे Q टेस्ट भी कहा जाता है। Q टेस्ट मीन्स क्विक टेस्ट। और वेयर द लेटरल कन्फाइंड प्रेशर इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे लेटरल कन्फाइंड प्रेशर रहता है, ये 0 रहता है। और एटमॉस्फेयर प्रेशर सिग्मा 1 रहता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा A। 106 में अनड्रेन टेस्ट के लिए हमारा राइट आंसर रहेगा A। ओके, UU टेस्ट। और ये क्वेश्चन आता ही है फ्रेंड्स, कई बार मैंने PhD की एंट्रेंस में भी देखा था कि विच इज अ क्विक टेस्ट, विच इज अ क्विक टेस्ट। तो क्विक टेस्ट इज अ UU टेस्ट, सिंपल आंसर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ता हूँ, फिर आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा कि कैसा रहता है। अ सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन ऑफ सैचुरेटेड सॉइल फेल्ड अंडर axial vertical stress of 100 kilonewton per meter square when it was laterally unconfined. The failure plane was inclined to the horizontal plane at angle of 45. The value of cohesion and angle of the internal friction for soil is। तो फ्रेंड्स अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट है, यहाँ पे UC टेस्ट है। ओके, अब UC टेस्ट में क्या होता है कि एंगल की वैल्यू हमारी रहती है 0। एंगल की वैल्यू हमारी रहती है 0। दैट मीन्स हमारे यहाँ पे दो ऑप्शन नेगलेक्ट हो जाएंगे। A इज अ नेगलेक्टेड, देन D इज अ नेगलेक्टेड। अब हमें क्या करना है, मूवर सर्कल ड्रॉ करना है और उससे इसकी वैल्यू डिफाइन करनी है कि कितनी रहेगी। अब हम जाएंगे मूवर सर्कल पे। अब मूवर सर्कल में क्या है कि यहाँ पे हमारा एंगल रहेगा, ये 0 रहेगा। अब हमारा टोटल स्ट्रेस दिया है 100 किलो न्यूटन। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है यहाँ पे, तो उसके बाय 2 कर देंगे, यानी कि R इज इक्वल टू D/2। दैट्स वाई यहाँ पे 50 रहेगा हमारा आंसर। और यहाँ पे हमारा ग्राफ जो बन रहा है वो शियर स्ट्रेस वर्सेस नॉर्मल स्ट्रेस का है। तो शियर स्ट्रेस में क्या है, एक्स एक्सिस पे नॉर्मल स्ट्रेस है, वाई एक्सिस पे शियर स्ट्रेस है। ये किसके लिए टेस्ट है, तो अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट है। यहाँ पे हमारा जो आंसर रहेगा वो 5 रहेगा और एंगल रहेगा वो 0 रहेगा। अब हमको दिया है फ्रेंड्स किलो न्यूटन में वैल्यू दी है, तो हमें उसमें से न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो हमारा आंसर आएगा 0.05 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके,
Then next 108 in unconfined compression test on a clay specimen of initial volume V and length L, the area of cross section at a failure is taken by। तो एरिया कितना रहेगा क्रॉस सेक्शन के लिए, तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, एरिया का इक्वेशन हमको पता है कि V बाई एल हो रहा है, V बाई एल हो रहा है। अगर हम देखते कि इनिशियल वॉल्यूम तो V है, ओके, अब हमारा लेंथ में बदलाव हो रहा है क्रॉस सेक्शन के कारण, तो हमारा यहाँ पे V तो है, L माइनस कितना बदलाव हो रहा है, तो डेल L जितना बदलाव हो रहा है। तो यहाँ पे हम सिंपल इससे हम सॉल्व करके ये आंसर कह सकते हैं कि राइट आंसर इज ए। बट हम आगे ज़्यादा देखना चाहेंगे तो क्या होता है, यहाँ पे डेल L है वो चेंज इन द लेंथ एंड डेल V है चेंज इन द वॉल्यूम। अब आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, द सॉइल सैंपल की हाइट और लेंथ दोनों डिक्रीज हो रही है ड्यूरिंग द शियर एंड द वॉल्यूम ऑफ सैंपल रिमेन कांस्टेंट, और वॉल्यूम हमारा सैंपल का कांस्टेंट हो रहा है। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया मस्ट इंक्रीज, क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा बढ़ रहा है, यहाँ पे हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ रहा है, ओके, यानी कि एरिया बढ़ रहा है तो वॉल्यूम A इज इक्वल टू V बाय डेल L, ओके, यानी कि यहाँ डेल नहीं L है। अब क्या है, एरिया बढ़ रहा है तो वॉल्यूम उतना ही रहेगा, तो चेंज हमारा क्या होगा, ये होगा, तो माइनस डेल एरिया चेंज होगा। अब क्या बोल रहा है कि फॉर अ सैचुरेटेड सॉइल दैट अंडरगोज टू नो वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम हमारा चेंज नहीं हो रहा सैचुरेटेड सॉइल के दौरान, तो चेंज क्या होगा, लेंथ ही चेंज होगी। अब एरिया बढ़ रहा है, एरिया इंक्रीज, देन वॉल्यूम इज नॉट इंक्रीज, तो देन व्हाट इज चेंजिंग, तो L माइनस डेल L, ये सिंपल चीज़ है। और इक्वेशन के तौर पे जाएंगे तो क्या है, A इज इक्वल टू A0 माइनस 1 माइनस E, E इज अ स्ट्रेन, तो स्ट्रेन इज अ डेल L बाई L0, दैट्स वाई A इज इक्वल टू A0 बाय 1 माइनस डेल L अपॉन L0। तो हमारा फाइनल आंसर क्या मिल रहा है, A0 L0 बाय L0 माइनस डेल L, A0 L0 इज इक्वल टू व्हाट इज, तो A0 L0 इज इक्वल टू वॉल्यूम, that's why we puts the value in equation V is equal to A is equal to V by L0 माइनस डेल L। तो आपको स्टेप बाय स्टेप ये देखना है और यहाँ पे ये रट लेना है, या तो यहाँ पे आपको बुक में हमारे कॉपी में आपकी कॉपी में लिख देना है कि इस तरह से इसका वैल्यू रहेगी, ओके। देन द एंगल ऑफ द कॉलम्स फेलर एनवेलोप मेक विद हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड, तो जो एंगल कुलम फेलर पे जो एंगल कुलम फेलर एनवेलोप पे रहता है उसको हॉरिजॉन्टल बनाता है, तो वो एंगल को क्या बोलते हैं, तो वो एंगल को फ्रेंड्स एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शनल बोलते हैं। वो इस टाइप से हमारा हमने जो मोहर सर्कल का ग्राफ दौरा था उसमें इस टाइप से रहेगा, ये सी वैल्यू कुलम के लिए, उसके बाद ये शियर स्ट्रेंथ ये नॉर्मल स्ट्रेंथ, यहाँ पे फेलर रहता है, तो ये फेलर को क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ इंटरनल फेलर फ्रिक्शन बोलते हैं, ओके। अब देख लो फ्रेंड्स, फिर से मैंने यहाँ पे बनाया है, सी इतना कोहेजन होगा, ये सी इतना तक कोहेजन होगा, वो अपने नेक्स्ट में इतना, यहाँ पे फेलर एनवेलोप डिफाइन हो रहा है, यानी कि थीटा, यहाँ पे एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन हमें बोलते हैं, ये जो एंगल बन रहा है उससे एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन बोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स क्या है, अ लाइन टेंजेंशियल टू बी मोहर सर्कल कैन बी ड्रॉन एंड कॉल्ड मोहर कुलम फेलर एनवेलोप, तो उसे मोहर कुलम फेलर एनवेलोप भी बोलते हैं, ओके। तो राइट आंसर इज B is a right answer, angle of internal friction, okay. Then next, sorry, 2 minutes, please wait a 2 minute now, okay. In a triaxial compression test on a soil specimen, the intermediate principal stress is equal to, वो कितना रहेगा, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस जितना रहेगा, यानी कि हाँ उसके बाद माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस जितना रहेगा, डिफरेंस बिटवीन अ मेजर एंड माइनर रहेगा या डी रहेगा। तो इसमें आपको क्वेश्चन को मैं बता दूं कि ट्रायक्सल कंप्रेशन टेस्ट ऑन अ स्पेसिमेन इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस, इंटरमीडिएट बोला है फ्रेंड्स, इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस वो कितना रहेगा, किसके बराबर रहेगा, किसके इक्वल टू रहेगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो यहाँ पे दो टाइप के लोड रख रहे हैं, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। यहाँ पे मेजर कितना है,
एम सिग्मा वन। देन स्ट्रेस दो टाइप के लग रहे हैं, टोटल स्ट्रेस और सिग्मा थ्री, यानी कि ये सिग्मा थ्री इज अ माइनर, सिग्मा वन इज अ मेजर। एंड दोनों के यहाँ पे क्या है, दोनों के सिग्मा टू कन्फाइनिंग स्ट्रेस यानी कि माइनर स्ट्रेस इक्वल टू इंटरमीडिएट स्ट्रेस। तो इंटरमीडिएट स्ट्रेस के जितना इस कौन सा लोड लगेगा, माइनर। ओके, जो आप देख सकते हो। तो ये दोनों के यहाँ पे सिग्मा टू इज इक्वल टू सिग्मा थ्री, तो ये दोनों के बराबर लगेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस जितना ये रहता है। ओके, अंडरस्टैंड प्रिंसिपल स्ट्रेस, इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस किसके बराबर रहता है। तो इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस यहाँ पे मैंने लिखा भी है फ्रेंड्स, इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस जितना ही रहता है। तो सिग्मा थ्री इज इक्वल टू ओके, सिग्मा थ्री इज इक्वल टू सिग्मा टू। दैट्स वाई कंफाइनिंग स्ट्रेस, माइनर स्ट्रेस और इंटरमीडिएट स्ट्रेस ये दोनों ही एक तरीके से एक सेम ही रहते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत मेहनत से वीडियो बनता है। सो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।